हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पिछले वीडियो में जो है कि श्वसन चैप्टर दूसरा चैप्टर है, इनको बारे में हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं और जाइलम और फ्लोएम में अंतर तक में देना था, यहाँ तक स्टॉप किए थे। आज यहाँ से लेकर चलते हैं जाइलम और फ्लोएम ऊतक में क्या अंतर होता है, और अंतर को बेहतरीन तरीके से समझिएगा, क्योंकि आपको इस अंतर का, इसको जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी दे देता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताएं, फ्लोएम ऊतक में। तो आप देखिए दोस्तों फ्रेंड कि जाइलम और फ्लोएम में जो है सी, और आपको से रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हो, ओम प्रकाश कुमार यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जो कि वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जा सके, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, बता रहे हैं दोस्तों कि जाइलम यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाता है। अब जाइलम से ही समझ सकते हैं कि जल को पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। फ्लोएम कि प्रमुखों को कार्य भोजन के बारे में जो बताता है उसे फ्लोएम कहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लोएम के बारे में बता रहे हैं कि यह एक प्रकार का पेड़ पौधे में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। फ्लोएम को क्या है कि भोजन को कार्य में पहुंचाना इसको काम है। अब देखिएगा नेक्स्ट जाइलम में कि जाइलम की कोशिकाएं मृत्यु होती है, तो जाइलम की कोशिकाएं जो है से मृत्यु होती है। और नेक्स्ट देखिएगा फ्लोएम में दूसरा कि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, तो फ्लोएम ऐसा ऐसे जीवित होती है। थर्ड देखिएगा जाइलम में, जाइलम का दाव ऋणात्मक होता है, जाइलम को ऊतक को दारूड भी कहते हैं, ऐसा होता है। देखिएगा यहाँ पर फ्लोएम के ऊतक को पोस्ट कहते हैं, पोस्ट। जाइलम की गति पंचमा देखिएगा, जाइलम की गति यह देखिएगा पंचमा, फ्लोएम के ऊतक को वास्ट कहते हैं, बता दिए। देखिएगा पंचमा कि जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, जो जाइलम की गति होती है सो ऊपर से नीचे की ओर होती है, क्योंकि जाइलम जो एक प्रकार का जल की मात्रा होती है, उसे जाइलम कहा जाता है। देखिए फिर फ्लोएम की क्या है कि फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम ऐसा है कि सभी दिशाओं में कार्य करते रहती है, इसलिए फ्लोएम जो है से सभी दिशाओं में होती है। तो ये 5 देखिएगा। यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर 5 है, 5 अंतर है। आप इसको ज़रूर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, और आप एक बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखते हैं जाइलम फ्लोएम छठम, यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला है। ये आपको हम बताएं, पहला जो फर्स्ट था, फर्स्ट उदाहरण है, फर्स्ट अंतर है, इससे आपको क्वेश्चन आगे निकलता है, हम बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जाइलम तक आप समझ गए होंगे पूरा, आपको तो उम्मीद है कि आप पूरे जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझ गए होंगे। तो अब जाइलम फ्लोएम में अंतर समझ गए होंगे, तो आपको हम देखिए, क्योंकि जाइलम फ्लोएम में 5 अंतर पूछता है, हम आपको बता दिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपको
ये VVI है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए कि ये पूछ भी सकता है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए VVI है, VVM गेस्ट पेपर में पूछा था, आप इसको याद कर लीजिएगा, 5 नंबर में पूछ देता है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त क्या है, रक्त क्या है और इसके प्रमुख संघटक का वर्णन करें। जो रक्त है उसका प्रमुख यानी उसके कितने प्रकार के होते हैं, उनके संघटक को वर्णन करके बताना है आपको दोस्तों। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर लिखे हैं हम कि रक्त रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो है से एक प्रकार का तरल यानी पूरा एकदम बिजोड़, जैसे रंग देखें लाल है, बोलते हैं कि लाल रंग बहुत बिजोड़ लगता है, उसी मतलब तरल पदार्थ यानी तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है और यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रंग किसको कारण होता है, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, होता है। तो यहाँ पर देखिए कि रक्त का जो लाल रक्त है इसका पीएच मान 7.4 होता है। जो लाल रक्त का पीएच मान है इसका 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो अर्थात इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। जो पीएच लाल रक्त का मान है 7.4, इसका जो प्रकृति होती है यह कैसा होता है, क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। ये एक औसत मानों में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये एक औसत मानों में, जैसे मानव के शरीर में 5 से 6 लीटर जो ऐसे रक्त पाया जाता है हम लोग के शरीर में। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। जो रक्त के अध्ययन किए ना, रक्त के अध्ययन या रक्त के प्रकार को ही क्या कहा जाता है, हेमाटोलॉजिन कहा जाता है। तो हेमाटोलॉजिन कहा जाता है रक्त के प्रकार के या रक्त के अध्ययन को। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, जो यहाँ पर देखिएगा नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं कि रक्त के फलस्वरूप इनके संघटन का वर्णन करना था। इनके संघटन का वर्णन करते हैं। रक्त के प्रमुख संघटक निम्नलिखित हैं। रक्त के जो संघटक हैं से निम्न प्रकार के हैं। पहला आरबीसी, इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा से होती है। अस्थि मज्जा मतलब जो शरीर के अंग में अस्थि मज्जा एक पाया जाता है, ठीक, उसको ही उसी की मदद से आरबीसी का करिस्तान पल्लिस्टा लली को कहा जाता है। यहाँ पर देखिएगा जो रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड, यहाँ पर रेड ब्लड जो है एक आरबीसी का फुल फॉर्म है। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल है, जो यहाँ पर लाली को कहा जाता है, यानी लाल को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है, यानी आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसमें केंद्र नहीं पाए जाते हैं। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है, ये मानव शरीर के जीवन काल में 20 से 120 दिन तक ही रह सकता है। उसके बाद ये आरबीसी मर जाता है और ये आरबीसी का करिस्तान पलिहा या लली को कहा जाता है। तो इसमें केंद्र नहीं पाया जाता है। जो शरीर के अंदर में केंद्र लाली के लिए नहीं पाया जाता है, आरबीसी ब्लड के लिए, जिनके कारण
यहाँ पर आपको आरबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। यहाँ पर देखिएगा आरबीसी के बारे में आपको हम नीचे हम बता रहे हैं अभी आरबीसी के बारे में, जो कि इसमें केंद्र नहीं पाए जाते हैं, ये तो आपको मानव शरीर के अंदर में ही पता चलना है। जो कि देखिएगा यहाँ पे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दिक्कत नहीं ना हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ आवाज़ जा रहा होगा कहीं, हल्का फुल्का जा रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ा देते हैं आपको कि इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अवस्थित मज्जा में होती है, और आरबीसी का करिस्तान पलिहा लल्ली को कहा जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक ही रहता है, और ये टेस्ट नहीं किया जा सकता है। जे डीएनए है, डीएनए ये टेस्ट नहीं किया जा सकता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इनको एरिथ्रोसाइट भी नाम से जाना जाता है। तो आपको एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के कोशिकाओं में O2 पहुंचाना, यानी ऑक्सीजन पहुंचाना होता है शरीर के अंदर। आपको यह पता है कि 120 दिन तक, 20 से 120 दिन तक होता है, इसका कोई केंद्र नहीं होता स्थित। तो डीएनए देखिए यहाँ पर कोई केंद्र स्थित नहीं होता इनके लिए, टेस्ट नहीं भी किया जा सकता इनके लिए। और डीएनए जो एरिथ्रोसाइट भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा WBC, यानी WBC है क्या? WBC इसका पूरा नाम राइटर ब्लड सेल होता है। WBC की मतलब है कि इसका पूरा नाम राइटर ब्लड सेल होता है, जो कि राइटर ब्लड सेल होता है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, और मृत्यु पलिहा में होती है, और इनको मृत्यु जो है पलिहा में होती है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। आरबीसी में क्या था जीवन काल कि 30 से 120 दिन तक था, और इसको में WBC में यानी राइटर यानी राइट ब्लड सेल में आपको 1 से 4 दिन तक होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो है WBC ये शरीर के रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे बड़ी कोशिकाओं को मोनोसाइट, जबकि सबसे छोटी कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। प्लेटस देखिए जो है कि छोटी कोशिकाओं को मोनोसाइट से नाम से जाना जाता है, छोटी कोशिकाओं को लिम्फोसाइट से जाना जाता है, और बड़ी कोशिकाओं को मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर देखिए बता देते हैं फिर से कि इसका पूरा नाम राइटर ब्लड सेल है, और मृत्यु प्लेट में होती है। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। यह शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। WBC जो है कि WBC सबसे बड़ी कोशिकाओं को मोनोसेट कहा जाता है, जबकि छोटी कोशिकाओं को एम्फोसेट कहा जाता है। छोटी कोशिकाओं को एम्फोसेट या लिम्फोसाइट कहा जाता है। देखते हैं तीसरा, थर्ड, प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स जो है, इस प्लेटलेट्स की क्या कार्य होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है कि इसका निर्माण अवस्थित मज्जा में होता है। इसका भी निर्माण अवस्थित मज्जा में ही होता है, जिसका जीवन काल दिन का होता है।
प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है कि दिन में ही होता है, दिन के लिए ही होता है। तो यह स्तनधारी प्राणी में पाया जाता है। यह स्थान जो धारी करते हैं उन्हीं को प्राणी में ही पाया जाता है, प्लेटलेट्स। इसका मुख्य कार्य खून को थक्का करना होता है। इसका जो मुख्य कार्य है तो खून को थक्का करने यानी खून को जमाने में कार्य उत्पन्न होता है, खून को जमाने में उत्पन्न होता है। तो इसका मुख्य कार्य खून को जमाने में उत्पन्न होता है। इससे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, इससे भी थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, इससे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। जो कि यहाँ तक आप थर्ड प्रमुखों का संगठन था। आप थर्ड हम समझा दिए, आपको से पूरी उम्मीद है आपको पूरे समझ में आया होगा। इनको बारे में आप ज़रूर याद कर लिया, क्योंकि 5 नंबर में कभी कभी डाल देता है क्वेश्चन। हम तो क्यों भगवान नहीं है कि हम जान रहे हैं। पिछले पूछे जाने वाले यानी पिछले साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन गेस्ट पेपर में आप देखिएगा, एमबीबीडी में आपको मिलेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा, अब यहाँ से हम बताते हैं कुछ क्वेश्चन। हृदय के संचित्र वर्णन करके बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फोटो कॉपी करके आपको हम यहाँ पर स्क्रीन पर यहाँ पर हम दे दिए हैं। देखिएगा हृदय का संचित्र कैसा होता है, हृदय क्या है, इनके बारे में हम आज पूरे डिस्कस करेंगे। देखिए ये सब हृदय कैसा होता है, मधुमनी शरीर के ऊपर भाग से, ये सब देखिए आपको यहाँ पर समझना है। फुफ्फर धमनी में अशुद्ध रक्त, सीटा में शुद्ध रक्त होता है। जो फुफ्फर धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त ही पाया जाता है, तो सीटा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा हृदय के बारे में, हृदय के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है। हृदय जो है मानव का प्रमुख अंग माना जाता है। हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है, जो सभी अंगों से सबसे ज़्यादा होता है, व्यस्त होता है। यानी हृदय जो है से हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है। हृदय आपको हम बता दें कि सबसे व्यस्त अंग है हृदय। और हृदय को आप कहीं भी चेक करते हो, आपको पता चलता है कि मेरा हृदय धड़क रहा है या क्या हो रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। हृदय मानव का प्रमुख अंग माना जाता है, जो कि सभी अंगों से सबसे ज़्यादा व्यस्त है तो हृदय है। मानव के शरीर का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलिंद होते हैं। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फ्रेंड मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर आपको आवाज़ जा रहा होगा। तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं इसके बारे में। देखिएगा चैम्बर अलिंद 2 नीलिथन होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। इनके बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पाई जाती है। जो बाएं भाग में है तो शुद्ध रक्त पाई जाती है,
और दाएं भाग में जो है से अशुद्ध रक्त पाई जाती है। इसको आप बढ़िया तरह डिस्कशन करके अब देख लीजिएगा। जो हृदय जो है से वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के नीचे या बीच स्थिति होती है, जो एक दोहरी सील के बीच स्थित होता है। यहाँ पर आपको दोस्तों बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हम आपको अशुद्ध रक्त पंप बता दिए। एक यहाँ पर हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होती है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हृदय वर्णन कहते हैं। जो एक दोहरी झिल्ली से जो घेरी होती है उसी को कहते हैं, उसी को जो कहते हैं हम क्या, उसी को कहते हैं हृदय वर्णन कहते हैं। दोहरी झील के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पली 2 नलिकाएं पाई जाती है, जिससे धमनी देखिए यहाँ पर रक्त परिसंचरण के लिए शरीर के अंदर पलटन 2 नलिकाएं पाई जाती है, जिसे धमनी एवं सीरा कहा जाता है। जो यहाँ पर देखिएगा कि धमनी एवं सीरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में जो है से शुद्ध रक्त पाया जाता है, बल्कि हृदय का धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, बल्कि सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जबकि देखिएगा कि हृदय का प्रमुख कार्य रक्त होता है, जबकि हृदय का प्रमुख कार्य रक्त होता है, पंप या छिड़काव करना होता है। जो हृदय का प्रमुख कार्य होता है, पंप और छिड़काव करना होता है। हृदय कार्य रक्त का पंप में इनके जो हृदय के रक्त छिड़काव के करना इनके पंप में 70 से 72 बार धड़कता है। ये जो शरीर के अंदर जो छिड़काव धड़कता है पंप, ये 70 से 72 बार धड़कता है। तो आपको दोस्तों हृदय के संचितारण के बारे में अब समझा दिए, पूरा समझ में आ गया होगा कि हृदय क्या है, हृदय कैसा होता है, हृदय कितनी वजन होता है। हृदय 300 ग्राम का वजन होता है हृदय। आपको सब बता दिए। यहाँ पर हृदय जो है 70 से 72 बार धड़कता है, जबकि धमनी यहाँ पर देखिए सब बता दिए। धमनी एवं सीरा में अंतर आप देख लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में पूछ लेता है एक बार। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ भी सकता है। धमनी सीरा में अंतर लिखें। धमनी सीरा में अंतर क्या है? धमनी सीरा में अंतर, धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। आपको हम पीछे बताया अभी कि धमनी में जो है शुद्ध रक्त ही पाया जाता है और सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जो कि धमनी में जो यहाँ पर देखिएगा सेकेंड, धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, लेकिन सीरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। क्योंकि देखिए धमनी जो है से तेजी से प्रवाह करती है, जबकि सीरा जो है से मंद गति यानी कम तेजी से प्रवाह करती है। यहाँ पर देखिए सीरा हो गया, धमनी। देखिए यहाँ पर फिर
ये तो आपको याद हो गया होगा, धमनी शुद्ध रक्त में पाया जाता है जबकि सीरा अशुद्ध रक्त में पाया जाता है। धमनी का रंग लाल होता है। हम लोग को पीछे बताएं कि धमनी कैसा रंग का होता है। धमनी लाल रंग का होता है। सीरा का रंग नीला होता है, यानी सीरा जबकि नीला रंग का होता है। धमनी लाल रंग का होता है, सीरा जबकि नीला रंग का होता है। यहाँ पर देखिए, जबकि धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है। धमनी जो है से अधिक गहराई में पाई जाती है। अधिक गहराई में यानी सबसे अंदर पाई जाती है, जबकि सीरा कम गहराई में पाई जाती है, यानी सीरा ऊपर में पाई जाती है। धमनी अधिक गहराई में पाई जाती है जबकि सीरा कम गहराई में पाई जाती है। आपको दोस्तों पढ़ते के साथ याद हो जाएगा, धमनी अधिक गहराई में पाई जाती है, सीरा कम गहराई में पाई जाती है। तो आप देखिएगा चौथा धमनी, चौथा देखिए, पंचमा 5 देखिएगा, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियों में धमनी होता है। यहाँ पर 5 था, आप देख लीजिएगा 5, क्योंकि समय ज़्यादा होने के कारण आपको जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ। रक्तदाब, बीपी क्या होता है? रक्तदाब जो है बीपी शॉर्ट में बोलते हैं। रुधिर वाहिक के विरुद्ध भित्ति पर लगाया गया दाब को रक्तदाब ही कहलाता है। एक स्वस्थ मानव का बीपी 120/80 यानी सिस्टोल mm प्रति हाई ग्राम यानी हाई क्वालिटी। 80 जो है डाई स्टॉल है। रुधिर वाहक के विरोध भित्ति पर लगाया गया दाब को ही क्या कहा जाता है? रक्तदाब कहा जाता है। जबकि मानव का बीपी 120/80 होता है, जबकि 120 रहता है सिस्टोल और 80 रहता है डायस्टोल। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताते हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आपको है क्वेश्चन कि रक्त के प्रमुख कार्य को लिखें। यानी रक्त जो है इनके कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रमुख को दर्शाएं यानी लिखें, यानी प्रमुख को समझाएं। इनके प्रमुख के बारे में समझा रहे हैं। देखिएगा आपको यहाँ पर बीपी लो होता है तो रक्त यहीं देखिए, क्योंकि डायस्टोल 80 रहना चाहिए और 120 रहना चाहिए सिस्टोल। ऊपर ले चलते हैं, देखिएगा इसको, रक्त के प्रकार। रक्त बढ़िया तरह समझ गए होंगे, रक्त बढ़िया तरह समझ गए होंगे। रक्त के प्रकार के बारे में समझते हैं, रक्त के प्रमुख के कार्य के बारे में। रक्त के प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं। रक्त के प्रमुख कार्य जो होते हैं से निम्नलिखित होते हैं। और देखिए पहला, रक्त के प्रमुख कार्य होते हैं शरीर के ताप का संतुलन करना। दूसरा देखिएगा गैसों का आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना। और श्वसन क्रिया के दौरान बना CO2 गैस को फेफड़ा तक पहुंचाना, शरीर को रोग से सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि देखिएगा 5 फाइब्रिनोजन
एंजाइम रक्त को, यहाँ पर देखिए क्योंकि दूसरा देखिएगा, तीसरा श्वसन क्रिया में दौरान बना CO2 गैसों का फेफड़ा तक पहुंचाता है, जबकि पांचवा शरीर को रोग से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि छठा फाइब्रिनोजेन एंजाइम रक्त को थक्का करता है, यानी रक्त को जमा देता है। फाइब्रिनोजेन एंजाइम जो से रक्त को जमा देता है, और रक्त के जमने के बाद आप लोग को पता है कि रक्त जम जाता है, नहीं थका हो जाता है। तो आपको फाइब्रिनोजेन एंजाइम के कारण ही होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फेफड़ा तक पहुंचाता है, जबकि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, हम आपको रुधिर और लसिका में अंतर निम्नलिखित प्रकार के बताएंगे। रुधिर और लसिका में अंतर, रुधिर जो है से और लसिका, हम जैसे रुधिर और लसिका में आपको बढ़िया तरह बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो आज की वीडियो में इतने, धन्यवाद।